गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टार्ट करा था चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें अपन ने देखे थे टोटल कितने टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 है अपनी बुक का, है ना, केमिकल बॉन्डिंग। और उसमें फर्स्ट टाइप का अपने पास बॉन्ड आएगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, और इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जो उसकी इनिशियल पॉइंट्स है वो अपने को पता है कि व्हाट इज द आयोनिक बॉन्ड। A bond which is formed between the metal and non-metal, formed between metal and non-metal, is known as ionic bond. Is known as ionic bond. Metals क्या होती है सबको पता है कि metals are that element which can lose their electron easily. Metals क्या करती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करती है। और नॉन मेटल्स क्या होती है, जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करती है, गेन करती है। तो मेटल्स अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो मेटल्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मींस मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मींस आपके पास सोडियम आ गया। अब अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। नाइन्थ वाला तो सबको ही आता है ना, दिक्कत तो 11th वाले में आती है, 1s2 2s2 2p6 इसमें दिक्कत आ जाती है। तो 281। अभी इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कि सर 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल फॉर द स्टेबिलिटी। अपन ने देखा था कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होगा, या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने के लिए। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और या ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा इजी रहता है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो क्या आएगा आपके पास, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो मेटल्स जो है वो सारे के सारे जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज वो अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करती है। तो मेटल्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, है ना। नॉन मेटल्स क्या करती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करती है। गेन करती तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सॉरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लाइक अपने पास Cl आ गया, Cl का कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 287। अब या तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, Cl माइनस। तो ये Cl पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Na पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब देखिएगा आपके पास एक तो कैटायन का फॉर्मेशन हो गया Na प्लस का, और एक किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, Cl माइनस। तो अगर आप NaCl के बीच में बॉन्ड को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो ये गलत, बिकॉज यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट एन अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वहां पे कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ वही बात है गुलाम से ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, पॉजिटिव चार्ज के बीच में और नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो ये आपके पास क्या हो गया, NH। तो आयोनिक कंपाउंड्स में क्या रहता है, कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, और इसको अपन क्या कहते हैं, स्यूडो बॉन्ड भी कहते हैं। रियली बॉन्ड कौन सा होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती हो, मींस या तो कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा हो या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो रहा हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। यहाँ पे जस्ट एन अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द कैटायन और एनायन, तो उसको अपन क्या कहेंगे कि एक स्यूडो बॉन्ड है, NaCl जो है, ठीक है ना। कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करोगे कि Na सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे कभी इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। इसको या तो ऐसे लिखते हैं या फिर एक अट्रैक्शन फोर्स दिखाते हैं कैटायन और एनायन के बीच। एक और टर्म आती है अपने पास, इलेक्ट्रोवैलेंसी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी,
इलेक्ट्रोवैलेंस। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मीनिंग क्या हो गया कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी मेटल एंड नॉन मेटल और मेटल पे जो चार्ज प्रेजेंट है, या फिर यूं कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which can lose by any metal or number of electron which can gain by any metal known as electrovalency of that। अगर अपन बात करेंगे Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है कि Na ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज करा है कि सर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा है, Cl ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन करा है कि सर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो आपके पास क्या आएगी 1। आपको प्लस माइनस से कुछ नहीं करना, आपको ये नहीं बताना कि इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी -1 है। अपने को तो ये देखना है कि ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एनी मेटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय एनी नॉन मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी आपके पास +1, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी -1। ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 एंड 1, Na की भी 1 और Cl की भी आपके पास क्या रहेगी 1 रहेगी। तो ये अपने पास आयनिक बॉन्ड का मेन जो फीचर्स है वो ये है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो एक और बात बताई थी मैंने कि बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी किसका फॉर्मेशन होता है आयनिक बॉन्ड। अब है ना आयनिक बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये 10th में भी था, कैसे करते हैं। एक और रिप्रेजेंटेशन आता है बाय द ऑक्टेट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। क्या आती है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमेशा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिखा जाता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहीं पे भी आ जाए, किसी भी एलिमेंट की आ जाए, चाहे कार्बन की आगे चाहे नाइट्रोजन की आगे, चाहे आप क्या कर रहे हो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है उसमें हमेशा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ही लिखता है कि सर कैसे। मैंने कहा जैसे ये बॉन्ड है आपके पास Na और Cl, तो Na पे तो अपने को पता है कौन सा चार्ज आ गया कि सर Na पे तो पॉजिटिव, है ना। Cl की बात कर लेते हैं, Cl जो है उसके अब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखने, वो कितने आएंगे देखो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम वाला 10th में था तो, है ना। और इस पे आपके पास चार्ज कौन सा रहेगा आपके नेगेटिव, तो Na+ और Cl-, तो ऐसे शो करते हैं अपन इसको, है ना। लेविस डॉट स्ट्रक्चर से, लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगी तो वहां पे हमेशा क्या करेंगे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। ऐसे देखो Cl की बात करें तो 7 है 8 है 2 है कि सर हम सारे लिखेंगे, यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे, हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते हमने 17 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं होगी, है ना। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उतने लिखने, है ना। यहाँ पे वो वाला ईगो छोड़ देना कि सर हम हैं कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ये जो है वो चीजें गलत रहेगी, ये हम नहीं है, यहाँ केमिस्ट्री है ना। तो जो ये रूल कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखना होता है कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको अपन लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। आप डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं सर आपने क्रॉस कैसे कर दिया, तो आपको सही से दिखे इसके कारण से क्रॉस कर दिया ना। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो, दोनों में डिफरेंस हो गए। ये क्लोरीन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपके पास एक क्या रहेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो डॉट में शो कर रखा है। इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो कौन सा चार्ज आ गया माइनस का, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुए तो कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। सर इसका क्या रीजन है कि नॉन डायरेक्शनल होता है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा थोड़ी ना कि नेगेटिव चार्ज ओनली एक्स डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा होता है क्या कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये एनाइन को तभी अट्रैक्ट करेगा जब वो एनाइन एक्स में हो या एनाइन वाई में हो या एनाइन जेड में हो। अट्रैक्शन फोर्स तो कहीं पे भी लग सकता है ना, कहीं पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, कोई जरूर थोड़ी कि एक्स पे लगेगा वाई पे लगेगा जेड पे लगेगा, तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है ना कि आपके पास। बिकॉज ये जो आयनिक बॉन्ड है इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स है एक टाइप का
दो आयोनिक स्पीसीज के बीच में, तो इसके कारण से हमेशा ध्यान रखना आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्या रहते हैं, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है ना आपके पास। अगर मैं बात करूंगा ना कोवेलेंट की, तो कोवेलेंट क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। अपन उसमें देखेंगे px होएगा, py होएगा, pz होएगा। आपने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा हो, पढ़ा हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें आपके पास पता हो p की 3 शेप होती है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक px होता है, एक py होता है, एक आपके पास pz होता है। ऐसे d में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, f में से 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब शेयरिंग एक्स एक्सिस से हो रही है या वाई से हो रही है या जेड से हो रही है, तो उसमें तो अपन देखेंगे कि वो डायरेक्शनल होते हैं। बट आयोनिक बॉन्ड जो है वो क्या रहते हैं, नॉन डायरेक्शनल रहते हैं, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट होता है, अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू एलिमेंट्स, है ना, या टू आयंस Na प्लस और Cl माइनस के बीच। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अपन आगे। ये क्या है ना, ज्यादा अच्छे आते, वो एक क्या है ना कि ठीक है, हो सकता था, मे बी, है ना, ये यहाँ बात ही नहीं चलेगी। अब जैसे आपको MgO का फॉर्मेशन करना हो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो क्या रहेगा, देखो कि जैसे मैग्नीशियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Mg प्लस 2, प्लस आपके पास क्या आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, हो ना। फिर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन कर रहे हो, तो दूसरा एलिमेंट अपने पास कौन सा है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है तो क्या लिखोगे, 2 और 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 6 है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज क्या आ जाएगा इस पे, O माइनस। ये हो गया ऑक्साइड। अब इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं अगर, तो Mg पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा आपके पास, +2। ऑक्सीजन की बात करें अगर अपन, 1 2 3 4 5 6, ये 7th इलेक्ट्रॉन, ये 8th इलेक्ट्रॉन, इस पे जो चार्ज है वो कितना रहेगा आपके पास, है ना। तो ये आपके पास इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मींस आयोनिक बॉन्ड है या चाहे इलेक्ट्रोवायलेट बॉन्ड है, दोनों एक ही बात है। इसके बीच में फॉर्मेशन होगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मींस कि अगर आपके पास ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जो एलिमेंट है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ग्रुप नंबर 14 14 तो छोड़ ही दो ना, 15 16 और 17 के साथ अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो आपके पास कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड। अब हमारे बीच में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी बैठे हैं जिसको ये नहीं पता कि ग्रुप 1 में कौन सा एलिमेंट है और ग्रुप 15 में कौन सा एलिमेंट है। ग्रुप 1 की क्या बात कर रहा हूं, जैसे आपके पास आ गया लिथियम, लिथियम हाइड्रोजन नहीं आएगा, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, यहाँ नहीं आएगा। ग्रुप 1 का तो है बट यहाँ नहीं आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है ना। लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम आ गया, सीजियम आ गया, है ना। Fr एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। फ्रांसियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मींस क्या हो गया, वो एलिमेंट्स जो आफ्टर सम टाइम डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं उसको अपन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। Fr क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। या फिर अपने पास आ गया मैग्नीशियम, सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम। या अपने पास आ गया बोरोन, एल्यूमिनियम। ग्रुप 3 कह दो चाहे उसको ग्रुप 13 कह दो, एक ही बात है ना। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आपके पास क्या था, आयन नहीं, बोरोन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, गैलियम आता है, इंडियम आता है, थेलियम आता है। ग्रुप 15 की बात करें तो आपके पास नाइट्रोजन आ गया, फॉस्फोरस आ गया। 16 की बात करें तो ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया। ये आपके पास जब एलिमेंट्स जो हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमेशा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा कब होता है, एक और इंपॉर्टेंट बात है ये काफी ज्यादा, कि आयोनिक कैरेक्टर जो होते हैं किसी भी कंपाउंड के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डेल्टा ईएन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डेल्टा ईएन के, 2 मिनट।
इसको हटा देते हैं। आप जितने सोचिए कि डेल्टा ई एन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा डेल्टा ई एन होगा, आयोनिक बॉन्ड जो आयोनिक कैरेक्टर जो है वो उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। डेल्टा ई एन, जितना ज्यादा डेल्टा ई एन होगा उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा किसी भी कंपाउंड में। अब मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिख दे रहा हूं, आप बताना कि किसमें सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन ने लिख दिया LiF, NaF, KF, RBF और CSF। यहां से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको बताना है कि दैट किसमें आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, आयोनिक कैरेक्टर मैक्सिमम किसमें ज्यादा है, मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन। और कैसे क्वेश्चन आता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, एंड ये सारे कंपाउंड्स दे दिए, इसमें आपको कह दिया कि किसमें आयोनिक कैरेक्टर जो है वो मैक्सिमम होंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं, जो आपके सपने हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब कैसे देखा जाता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अगर लिथियम से सीजियम के फ्लोराइड तक जा रहे हो, ठीक है ना, जो एनायन है वो आपके पास सेम, यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी। कैटायन क्या हो रहा है आपके पास, चेंज हो रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप यहां से यहां जा रहे हो तो साइज ऑफ कैटायन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम ही तो जा रहे हो, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, टॉप टू बॉटम ही तो आ रहे हो यहाँ पे। और टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। साइज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे इनकी कैटायन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास डिक्रीज होगी। अब मान लीजिए कि फ्लोरीन की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता ही नहीं है कि सर इसकी एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, वैसे इनकी होती क्या है, फ्लोरीन की 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की कितनी होती है आपके पास 4। अब आप टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हो, साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज हो रही है, तो डेल्टा ई एन क्या होएगा, ज्यादा होएगा कम होएगा, ज्यादा होएगा या कम होएगा, कम होएगा ना। कि आप इनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एनायन जो है वो आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 है। कैटायन की बात करते हैं, लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो इसकी ईएन क्या होगी, मैक्सिमम। और सीजियम का साइज सबसे बड़ा है तो इसकी ईएन क्या होगी, मिनिमम। यानी कि आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो डेल्टा ईएन क्या हो रहा है, कैसा टॉप टू बॉटम आ रहा है, डेल्टा ईएन क्या हो रहा है, इंक्रीज। डेल्टा ईएन हो क्या गया, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकंड माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट। सेकंड में हमेशा उसको रखना है जिसकी ज्यादा हो। ऐसा नहीं है कि सर पहले लिथियम की रख देते हैं फिर फ्लोरीन की रख देंगे, तो फ्लोरीन में से सॉरी लिथियम में से फ्लोरीन की माइनस करोगे तो माइनस में आएगा। फ्लोरीन की हमेशा यहाँ रखनी है 4 माइनस। अब आप देखते जाओ, 4 यहाँ रखना है, अब माइनस। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम की ईएन क्या होती है, मिनिमम। सीजियम की ईएन अगर मिनिमम होगी तो डेल्टा ईएन जो है वो आपके पास सीजियम के लिए क्या आएगा, मैक्सिमम। जितना ज्यादा डेल्टा ईएन होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, तो ये मोस्ट आयोनिक कंपाउंड होता है। मोस्ट आयोनिक कंपाउंड आपके पास क्या रहेगा, सीजियम फ्लोराइड। तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर चेक करने हो तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा ईएन कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा ईएन क्या हो गया, चेंज इन या फिर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। अब अपने पास एनायन फिक्स है, कैटायन डिफरेंस है, डिफरेंट है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किसकी ईएन ज्यादा है, किसकी ईएन कम। समझ आ गया कैसे कर। नहीं, कि आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है तो कौन से एलिमेंट के लिए आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो इजी रहता है, या यूं कह सकते हैं कि जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कौन कौन सी एनर्जी टर्म्स हैं वो ज्यादा यूजफुल है ना। सबसे पहले आपके पास आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, पीरियोडिक में थी, क्या थी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required for removal of electron
from an isolated gaseous atom known as ionization energy। कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो उसको अपन क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल कि Na है कौन सी स्टेट में, गैसेस स्टेट में, नॉट इन द सॉलिड स्टेट। गैसेस स्टेट में से Na से इलेक्ट्रॉन निकालना है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को अपन कौन सी एनर्जी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक बात बताओ, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है आपको। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है मींस मेटल में से इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। पहले आयन बनाओगे तभी तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो तो आयोनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा, या ज्यादा हो तो आयोनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। देखो दोबारा बोल रहा हूँ ना, सुनना गौर से बात कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो। आयोनिक बॉन्ड के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आयंस की। कौन कितने आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, कैटायन की और एनायन की। अब आप अगर किसी मेटल को एनर्जी दे रहे हो तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब मैंने कहा कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जल्दी कब होगा, जब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी या आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है उतना ही जल्दी कैटायन बनेगा, और जितना जल्दी कैटायन बनेगा उतना जल्दी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक बात बताओ, सिंपल सा कंसेप्ट है कि मेटल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है या ज्यादा। अगर नॉन मेटल के कंपैरिजन में अगर बात करें तो मेटल का साइज इतना बड़ा, ओके, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। नॉन मेटल का साइज इतना, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा क्या, नहीं निकाल पाएगा। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम। कि मैंने 200 किलो जूल एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। नॉन मेटल के लिए 300 दे दी, 400 दे दी, तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। तो कैटायन का फॉर्मेशन जितना इजीली होगा, जितना जल्दी होगा, आयनिक बॉन्ड का भी फॉर्मेशन उतना ही जल्दी होगा। क्लियर है बात। तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो उतना ही जल्दी आपके पास आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज उतनी ही जल्दी मेटल क्या करेगा, कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। फिर अपन ने क्यों लिखा, अभी एक बात बताओ कि सीजियम फ्लोराइड जो है मैंने कहा सबसे ज्यादा आयनिक होता है, LiF सबसे कम होता है। बिकॉज सीजियम क्या होगा, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, थोड़ी सी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बिकॉज साइज इतना बड़ा है। लिथियम का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ऐसे ही एक और टर्म आती है एनर्जी की, अगर आप सबको पता हो, उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब आप किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, जब आप किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना। रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एनी न्यूट्रल एटम नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई एटम है A, उसको आपने कुछ इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, A-, एनायन का फॉर्मेशन करेगा, और कुछ एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी। इस एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पे भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली होएगा या कम होएगी तो होएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली होएगा, या कम होगी तब होगा। एक बात बताओ, फिर वही है जो ऊपर वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ऊपर क्या कंसेप्ट था कि कैटायन का फॉर्मेशन इजीली कब होएगा, जब एनर्जी कम होएगी। मैं कहूंगा एनायन का फॉर्मेशन इजीली कब होगा, जब बाहर निकलने वाली एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो आपके पास एनायन का फॉर्मेशन इजीली होगा। मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन करें तो हाँ बोल, कंज्यूम नहीं, निकल नहीं बाहर। जैसे मैंने क्या करा है कि मेरे पास एक रिएक्शन है, मैंने F2 जो है उसको इलेक्ट्रॉन दिए, उसने 2F- करा,
मान लीजिए कि यहाँ पे एनर्जी निकली 563 किलो जूल पर मोल, एज्यूम कर रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा है ना। और ऐसे ही मैंने क्या करा, Cl2 है, Cl2 से 2 इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ से 2 Cl बना। और मान ले कि यहाँ पे जो एनर्जी माइनस में आएगी वो बाहर निकल रही है ना, बाहर निकलती है मतलब माइनस में। माइनस का मैथमेटिकल सिंबल मत समझ लेना कि माइनस में अगर 563 है और माइनस में 637 है तो माइनस का 563 ज्यादा होगा, गलत हो जाओगे, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 635 लिख दिया, मान लीजिए किलो जूल पर मोल, तो ज्यादा ये वाली होगी। यहाँ पे माइनस का मीनिंग क्या हुआ है कि आप एनर्जी बाहर निकाल रहे हो, माइनस का मीनिंग क्या है, एनर्जी बाहर निकल रही, ज्यादा ये होगी। तो इन दोनों के लिए ज्यादा एनायन, इन दोनों में से ज्यादा एनायन का, जल्दी एनायन का फॉर्मेशन कौन करेगा, नीचे वाला। जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी ना उतना जल्दी एनायन का फॉर्मेशन होगा, तो नीचे वाला जो है वो आपके पास जल्दी एनायन का फॉर्मेशन करेगा। तो आयनिक बॉन्ड के लिए अपन कहते हैं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए और लो अपने पास क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। माइनस का मीनिंग क्या है, एनर्जी बाहर निकल रही है। मैथ्स वाले जो बहुत ब्रिलियंट मानते हैं अपने आप को, वो ये मत समझ लेना कि माइनस का मतलब जो है उसका मतलब हो गया कि ये कम है ना। मैथ्स वाले अच्छे बच्चे होते हैं कि सर माइनस 563, माइनस 63 से 5, हमने तो आज तक सुना है कि माइनस में वैल्यू ज्यादा हो तो वो कम होती है। यहाँ पे माइनस का मीनिंग क्या है कि एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी उतना जल्दी एनायन का फॉर्मेशन होगा, उतना इजीली एनायन का फॉर्मेशन होगा, और जितना इजीली एनायन का फॉर्मेशन होता है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी उतना जल्दी होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। इसमें क्या, इसमें भी देखो क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एनी न्यूट्रल एटम। ओके, कि आप क्या करोगे, किसी भी अगर न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो एनर्जी ज्यादा कब निकालेगा, जब